एनडीटीवी में ऐसा क्या अलग था बाकी कंटेम्प्रेरी चैनल जो उनके कंपटीशन चैनल थे उनसे? वी ऑल नो एक टेक ओवर हुआ, एकदम से हुआ। हम लोग न्यूज रूम में ही थे जब एकदम से ये खबर आई। अब क्या हम प्रो गवर्नमेंट हो जाएंगे? अब क्या एनडीटीवी भी गोदी मीडिया हो जाएगा? जो आदमी पैसा लगा रहा है एक मीडिया संस्थान में, वो अपने हिसाब से चलाएगा ना। लाला को अपनी दुकान लाले के हिसाब से चलानी है। अगर कोई इंसान खड़े होकर के शरबत में जिहाद ढूंढ रहा है तो इट डजंट टेक अ जीनियस टू नो दैट दिस इज रॉन्ग। रामदेव ने हिंदू मुसलमान किया। थंबनेल्स देखिए कुछ लोगों की डिजिटल में, क्या बोलते हैं भाई लोग, कुछ भी बोल दोगे। तो क्या सरकार का नियंत्रण होना चाहिए इंटरनेट पर जो कंटेंट जा रहा है उस पर? नॉट इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रपोजिंग। तो अगर आज के टाइम में यूथ को पॉलिटिकली और इन्फॉर्म्ड होना है तो किस तरह के रिसोर्सेज पे जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? अब पॉलिटिशियन अपने कपड़ों पे ध्यान रखता है, मायबाग कंपनी का 3.5 लाख रुपए का चश्मा भी पहनता है, फिर कुर्ता डाल लेगा अपनी गरीबी दिखाने के लिए, आंखों में लेजर लाइट निकलते हुए मीम बनवाता है। क्या उसके पास ये हक होना चाहिए कि वो बोले जो वो बोलना चाहता है? अगर उसने गद्दार बोल दिया एक प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, एक नाथ शिंदे के पास डेफेमेशन के लॉज हैं, बट टू डिस्ट्रॉय दैट कैंपस, गुंडे भेज करके लाइट तोड़ देना, सब कुछ तोड़ देना, उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में तोड़ देना, फोन करके उसको धमकाना। बेरोजगारी के बारे में बात करने पर मुझे तमाम लोगों ने ये बोला कि क्या है यार तुम लोग बेरोजगारी बेरोजगारी करते रहते हो, क्या ये पहले नहीं होती थी? अब बेरोजगारी की तुम बात करो, कौन देखेगा? नोबडी इज इंटरेस्टेड, बोरिंग कंटेंट है। टीवी में इस तरीके की बातें होनी शुरू। मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि सेंसेशनलिज्म वर्सेस ट्रूथ को जर्नलिज्म में कैसे देखते हैं? नमस्ते, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है कि आपको आपकी द जर्नी विद इन अपने अंतर्मन की तरफ वापस आने, अपने इनर वर्ल्ड को समझने में मदद कर सके, ताकि आप एक बहुत गहरी समझ पैदा कर पाएं कि आप आपके सोच, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ का एक नज़रिया बिल्ड कर पाएं, एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कर पाएं और जो आपकी बेस्ट लाइफ है, जो ड्रीम लाइफ है, उसको क्रिएट कर पाएं। आज हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं जर्नलिज्म के लेंस से। अब आपको लगेगा कि जर्नलिज्म तो एक आउटवर्ड कॉन्सेप्ट है या फिर एक बाहरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है, इसका द जर्नी विद इन से क्या लेना देना? वेल, जर्नलिज्म हमें सिखाता है कि हम अपने थॉट्स को कैसे फॉर्म करते हैं, सोचते कैसे हैं, हम अपने ओपिनियंस को कैसे बनाते हैं, हम तर्क वितर्क कैसे करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स कैसे डेवलप करते हैं, हम नैरेटिव की समझ क्या रखते हैं, हम सोसाइटी को कैसे देखते हैं, हम सोसाइटी में इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को कैसे समझते हैं, हम पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं। आज ये सारे टॉपिक्स के बारे में हमने बात की है और आपके सामने एक बहुत ही फ्रेश पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की है। ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपने आप को बेहतर रूप से समझ पाएँ, अपने थॉट्स को बेहतर रूप से समझ पाएँ। आज हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन के लिए हैं संकेत उपाध्याय जी, जो कि एक डायनामिक इंडियन जर्नलिस्ट हैं। ये एक न्यूज़ एंकर और प्रेजेंटर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी साल एनडीटीवी में काम किया और भी कई सारे चैनल्स में काम किया, लेकिन पर्टिकुलरली एनडीटीवी में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रनिंग प्राइम टाइम डिबेट्स होस्ट करते थे। द बिग फाइट ऑन एनडीटीवी 24/7 एंड मुकाबला ऑन एनडीटीवी इंडिया, जो बहुत ही पॉपुलर उस टाइम के शोज़ रहे। आज अपना खुद का इंडिपेंडेंट डिजिटल आउटफिट चलाते हैं जिसका नाम है द रेड माइक। आप उनका चैनल यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। और आज इस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने हमें कई सारी जर्नलिज्म में स्टोरीज़ कैसे बनाते हैं, कैसे नैरेटिव को ट्विस्ट करते हैं, आज एवरेज इंडियन ऑडियंस का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, मीडिया हाउसेस आपकी इंटेलिजेंस, हमारे इंटेलिजेंस को क्या समझते हैं, पॉलिटिशियंस अपना नैरेटिव कैसे सेट करते हैं, आप अपना थॉट्स और ओपिनियंस को कैसे बना सकते हैं। अगर आप अपने आप को और अवेयर बनाना चाहें पॉलिटिकली या जर्नलिज्म वाइज, आप कैसे वो कर सकते हैं? ये सारे सवालों के जवाब आपको आज इस पॉडकास्ट में मिलेंगे। इससे पहले कि हम संकेत जी से मिलें, आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है कि अगर आपको हमारी कोशिश, हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारे अपडेट्स हर वीक पहुंचते रहें। जितने ज़्यादा आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं, उतने ही बेहतर गेस्ट को हम रीच आउट कर पाते हैं और उन्हें यहाँ पर इस पॉडकास्ट कॉन्वर्जेशन
ऑडिशन के लिए बुला पाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं संकेत उपाध्याय जी से ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। नमस्ते संकेत जी। नमस्ते। सच अ प्लेजर टू हैव यू। माय प्लेजर। आज हम जर्नलिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। आप मीडिया में, जर्नलिज्म में पिछले 23-24 इयर्स से काम कर रहे हो। आपने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, NDTV 24/7, NDTV इंडिया, हिंदी इंग्लिश बोथ चैनल्स, बड़े बड़े शोज वहाँ पे रन किए हैं। तो आपके इस ऑलमोस्ट 2.5 डेकेड के करियर में आप कौन से पीरियड को गोल्डन एज ऑफ जर्नलिज्म कहना चाहोगे, या कोई इससे पहले का पीरियड था? बहुत मुश्किल सवाल पूछ दिया आपने एकदम शुरुआत में ही। हाँ, गोल्डन एज क्या है? मैं तो ये कहूंगा कि जो एज आप जी रहे हैं वो गोल्डन है। वाई? बिकॉज इसको आप डिप्लोमेटिक जवाब मत समझिएगा, मेरे पास लॉजिक है जिससे मैं ये कह रहा हूं। हर एज पत्रकारिता की आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, वो आपके लिए एक अनुभव प्रस्तुत कर रही है। तो जो भी आपको अच्छा अनुभव दे रहा है, अच्छा बुरा, एक टाइम के बाद वो अनुभव हो जाता है। इट्स एन एक्सपीरियंस विच यू हैव लिव्ड, और फिर वो आपके आने वाले कल में आपके थॉट प्रोसेस को शेप कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपने अच्छे बुरे सारे एक्सपीरियंसेस महसूस करके अब आप आगे कदम लेंगे। कोई अगर एक अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई चैलेंज आएगा, सो यू हैव सो मेनी पर्सपेक्टिव्स जिसके हिसाब से आप आगे फैसला लेंगे। तो जर्नलिज्म में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी फेजेस में मैंने काम किया, सम ऑफ दोज फेजेस एज अ जनरल प्रोपोजिशन फॉर द इंडस्ट्री वर नॉट गुड, बट फॉर मी पर्सनली इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू लिव, क्योंकि उससे आज हम जो कर रहे हैं वो शेप हो रहा है। जब हम गोल्डन एज ऑफ जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं तो बेसिकली गोल्डन किस तरीके से? क्या जब पत्रकारिता करना आसान हो गया है उस तरीके से? अभी आज इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं उस तरीके से हम देख रहे हैं? पत्रकारिता में पैसा कितना है आज उस तरीके से देख रहे हैं? किस तरीके से हम इस गोल्डन एज को डिफाइन करें जो आज की, अगर आप कह रहे हैं कि अपने करंट हालात को ही बेस्ट मान के काम कीजिए, और जैसा कि हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे, आपने कहा कि यू आर एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, आप हर चीज को पॉजिटिवली ही देखते हैं। तो आप बताइए गोल्डन एज को कैसे समझें? देखिए, ऐसा है कि आप ये जान लीजिए, चाहे थिएटर हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, या फिर जर्नलिज्म हो, इस सब में जो भी चीज सही होती है ना, एकदम बिल्कुल जिसे कहते हैं व्हेन यू मूव रैम रॉड स्ट्रेट, तो उसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है अनिश्चितता, कि आपको कमर्शियल सक्सेस मिलेगी या नहीं, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी या नहीं। ये सारी चीजें इफी हो जाती हैं, लेकिन करना भी यही है। इसी वजह से आप देखिए, इन सारी परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो जो लोग सो कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज करते हैं इन सब चीजों से, तो उनसे एक तबका बैठ करके फिर ये बोलता है कि अरे तो ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड, दे मस्ट हैव डन दिस, दे मस्ट हैव डन दैट। सिर्फ जर्नलिज्म के लिए नहीं होता, जर्नलिज्म इज ऑल्सो आर्ट्स ना, ये भी एक ह्यूमैनिटीज का स्ट्रीम है। तो वही चीज, सेम चीज आप आर्टिस्ट के लिए भी देखेंगे, आप सिनेमा के लिए भी देखेंगे, बिजनेसेस पर भी है, बिजनेसेस पे भी, सब पे लागू होता है कि अरे ये तो ये दे डिड नॉट, दे वर नॉट ट्रू टू देयर पर्पस, ये तो यहाँ बहक गए वहां बहक गए, इस तरीके की बातें होती हैं। माय पॉइंट इज टू ईच देयर ओन। आप अपने आप को, अपने फैसले जस्टिफाई कर सकते हैं, आप रात में सो सकते हैं उन फैसलों के साथ, आपको अच्छी नींद आ सकती है उन फैसलों से, मन कचोटता तो नहीं है आपका वो फैसले ले लेने के बाद। अगर इन सब चीजों के जवाब ये हैं कि नहीं, ये सब नहीं होता, आई एम जनरली फीलिंग नाइस अबाउट व्हाट आई एम डूइंग। तो क्या पत्रकार ऐसा सोचते हैं? इंडियन मीडिया जर्नलिज्म में जो लोग काम कर रहे हैं, आपको लगता है वो ये 5-6 सवालों का बुके जो आपने मुझे दिया, बिल्कुल सोचते वो ये सोच के सोते हैं रात को? बिल्कुल सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब जर्नलिस्ट, रिपोर्टर इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ह्यूमन बीइंग है। कई बार ऐसा होता है न्यूज रूम्स में, मैं जानता हूं कितने रिपोर्टर कहते हैं यार फिर कहा जा रहा है ये स्टोरी कवर करने को। एक उनका अपना बिलीफ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उनकी संस्था का भी बिलीफ सिस्टम है। लेकिन क्योंकि वो कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो वो
नौकरी वाले डायमेंशन को आगे रख के अपना काम करते हैं। ये उनके पर्सनल बिलीफ हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। देयर आर सम पीपल जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिलीफ सिस्टम से अलाइंड हैं, और कुछ हैं जो उस बिलीफ सिस्टम से अलाइंड नहीं है, लेकिन काम करके देना है तो कुछ अच्छे से करेंगे राजी खुशी, और कुछ ग्रजिंगली करेंगे, लेकिन करेंगे, बिकॉज दैट इज हाउ दे आर सपोज टू डू। आपका एक जो शुरुआती सवाल था, बहुत सारे सवाल आपने जर्नलिज्म में सेटिस्फैक्शन को लेकर के पूछे थे, गोल्डन पीरियड को लेकर के पूछे थे। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक जनरल बात करें, जनरल बात कि जर्नलिज्म में कौन सा पीरियड था, कौन सा कालखंड था जो अच्छा कालखंड था और कौन सा था जो बुरा था, तो आपको एक मिक्स्ड बैग मिलेगा। बहुत लंबे समय, मतलब वो अलग अलग फेजेस में आपको कई एक्सपीरियंसेस ऐसे मिलेंगे जर्नलिस्ट के, जो विच विल फोर्स यू टू थिंक कि ये खराब समय भी है और उसी समय में कुछ हो रहा होगा जो कि अच्छा भी हो रहा होगा। फॉर इंस्टेंस, इफ यू ड्रॉ पैरेलल टू सिनेमा, 90s वाज जनरली कंसिडर्ड सबसे गंदे गाने, सबसे बकवास सिनेमा। अरे क्या बात कर रहे हो आप? एग्जैक्टली, सो द ओपिनियन इज डिवाइडेड। 90s kid, सो एम आई। ठीक है, उस समय के गाने कुछ लोग बहुत खराब मानते हैं, लेकिन उस समय के गाने ऐसे हैं जो आज तक सदाबहार हैं, अभी भी लोग गुनगुनाते हैं। एंड वी आर बेसिकली 90s किड्स ना। मैं तो सन 82 की पैदाइश हूं, लेकिन होश संभाल के समझने वाली चीज 90s में ही आया। 90s में ही हुई, तो Correct. वो चीज छपी हुई है मेमोरी में। लेकिन उसमें बहुत सारी फुहड़ता भी थी, उसमें फिल्में कोई बड़ी अच्छी भी नहीं थी, लेकिन कुछ कुछ अपने मेमोरी में भी है। सो माय पॉइंट इज, जर्नलिज्म के भी जो फेजेस हैं उसमें खराब भी है और उसमें अच्छा भी है। जैसे एडवेंट ऑफ प्राइवेट टेलीविजन न्यूज, ये एक ऐसा दौर था जब बहुत सारे अच्छी पॉजिटिव स्टोरीज भी टीवी ने की, क्योंकि लोगों ने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। द 90s, ठीक है, जब आधे आधे घंटे के VHS में कैप्सूल आते थे, आप जैसे न्यूज ट्रैक, इट वाज अ वीडियो कैसेट, वो आपको आधे घंटे का प्रोग्राम आपको VHS टेप मिलता था, उसमें आप देखते थे वीकली। आई विटनेस, करण थापर का प्रोग्राम। अब ये सब क्या है, ये एक तरीके का कंटेंट। उसके बाद एकदम रेवोल्यूशनाइज हुआ जब आधे घंटे की न्यूज आज तक DD मेट्रो पर आनी शुरू हुई। उसके बाद फिर प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स आए, वो अपने आप में न्यूज 24 घंटे की हो गई, उसमें आपने सारी चीजें अपने आंखों के सामने अनफोल्ड होते हुए देखी। अब उस समय जब चीजें होने लगी, तब सडनली बहुत सारे लोग दूरदर्शन में शम्मी नारंग को उसको गोल्डन पीरियड मानने लगे। अब तक कुछ लोग ऐसे थे जो ये मानते थे कि ये तो रटी रटाई प्रो सरकार खबर पढ़ रहे हैं। लेकिन जब प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स आए, तब बहुत बड़ा तबका उठ करके ये बोलने लगा कि शम्मी नारंग जी का डिक्शन देखो कितना अच्छा है, भाषाई मर्यादा कितनी अच्छी थी, ये लोगों को तो बोलना ही नहीं आता, श को स कर दे रहे हैं, स को श कर दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। सो पर्सपेक्टिव्स चेंज विद टाइम। आपको डिजिटल पे बाद में आऊंगा, सैटेलाइट टेलीविजन के टाइम पर आपको सडनली स्पीड मिली, लेकिन उसी समय लोग भाषाई मर्यादा के को याद करके दूरदर्शन का टाइम याद करने लगे। फिर उसके बाद बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स जब आ गए और उन पर टीवी चैनल्स ने फुहड़ता की सारी हदें पार कर दी कि भूत प्रेत ढूंढा जा रहा है, स्वर्ग की सीढ़ी ढूंढी जा रही है, बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है, ये सब भी तो टीवी का दौर था। तब सडनली प्राइवेट टेलीविजन चैनल में वो दौर याद किया गया कि चलो यार, भाषा ही खराब थी लेकिन कम से कम ये सब तो नहीं करते थे। आपको लगता है कि आज का जो दौर है लेगेसी चैनल्स का, मीडिया हाउसेस का, जिस तरह की न्यूज कवर की जा रही है और दिखाई जा रही है, इस दौर को आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद लोग देखेंगे और कहेंगे अरे वाह? तो आप ये कह रही हैं कि जब समय बीत जाएगा, जिसको क्लासिकली ये कहा जाता है ट्रेजेडी ओवर टाइम बिकम्स कॉमेडी, है ना, वो चीज देखिए, सब चीज लोगों के पर्सपेक्टिव के ऊपर है। यस, द दूरदर्शन एरा ऑफ टेलीविजन न्यूज वाज एक्सट्रीमली सैनिटाइज्ड, ठीक है, वो सरकार तय कर देती थी कि ऐसे 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 करना है। उसके कुछ अच्छी चीजें भी थी उसमें। अगर आपको राइट्स रिपोर्ट करनी है तो उसमें एक समुदाय विशेष, ये समुदाय, ऐसे करके कुछ भाषाई मर्यादा, शब्द किस तरीके से उसका उच्चारण होना है, उस पर जोर, ये सारी उसकी अच्छी बातें थी।
उसकी खराब बात ये थी कि वो भयंकर रूप से प्रो गवर्नमेंट था, वो कोई दूसरा पर्सपेक्टिव आपको देता ही नहीं था। ये आपको तुलना कब हुई, जब एक वेरिएशन में कोई चीज आई तो एज रिफ्लेक्शन आपको उसके अच्छे बुरे दिखने लगे। उसके बाद डिजिटल, मैं बार बार डिजिटल कहता हूं, सैटेलाइट टीवी जब आया तो उसमें जब भाषा खराब हुई या और तमाम तरीके के लोग आए तो एक न्यूज को लेके एक लिबरलाइजेशन जरूर आया। तमाम तरीके की आप खबर देख रही थी, तेजी से देख रही थी, इट कुड अनफोल्ड इन फ्रंट ऑफ योर आईज। लेकिन फिर आपको उस समय की भाषाएं याद आने लगी, जो शब्द जिस तरीके से बोले जा रहे थे, उसकी ब्यूटी, वो सब आपको याद आने लगी। देन एज आई सेड, स्टेयरवे टू हेवन और ये सब जब शुरू हो गया, भूत प्रेत, सनसनी। सांप, सनसनी, ये सब जब, बिच्छू, ये सब जब शुरू होने लगा, एंड दिस वाज माय एरा ऑफ ऑपरेशन, करेक्ट। तब आपको वो वाला डिजिटल का दौर, अगेन सॉरी, सैटेलाइट का वो दौर याद आने लगा टीवी का, कि भाई कम से कम वो न्यूज तो कवर करते थे, ये सब तो नहीं करते थे। बट भाषा तो खराब थी ही। और इसी चीज से आगे, नोबडी इज सेइंग कि वो न्यूज के नाम पर जो परोसा गया वो बड़ा सही था। गलत को तो गलत ही लोग समझते हैं, बट वो उस समय खपने में खप गया। जो आपके शुरुआती दौर थे जो आपके करियर शुरुआती दौर में मैंने देखा, मैंने कभी Early किया, 2000s. थैंक गॉड आई हैव नेवर डन इट। आई वाज ब्लेस्ड विद वर्किंग इन चैनल्स जो इसमें विश्वास नहीं रखते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे वो नहीं करना पड़ा। लेकिन इस रखते थे द ऑपरेटिंग वर्ड हियर, हाँ, कि इस चीजों में विश्वास नहीं रखते थे, वो ऑपरेटिंग वर्ड है यहाँ पर, क्योंकि चैनल्स तो वही हैं आज भी, हाँ, जिनकी हम बात कर रहे हैं, आपके करियर के शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, चाहे Correct. हम टाइम्स नाउ, सीएनएन, आईबीएन, एनडीटीवी, हम्म, इंग्लिश हिंदी दोनों तरह के चैनल, और भी तमाम न्यूज चैनल्स तो आज भी वही हैं। तो आपने कहा इस तरह की थॉट नहीं रखते थे, तो हैज दैट चेंज्ड ओवर टाइम? डू यू सी दैट? नहीं चेंज क्या, देखिए वो लोगों के अटेंशन को कैसे कैप्चर करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है न्यूज का भी। मैं ये कहूं कि भाई मैं तो न्यूज दिखाऊंगा, भले ही कोई देखे या ना देखे, तो फिर तो मैं मूर्ख हूं, फिर तो मैं आईने के सामने खड़े होकर के पढ़ देता हूं। इफ इट इज नॉट फॉर द कंजम्पशन ऑफ द मासेस, देन इट इज नॉट मास कम्युनिकेशन। तो फिर मेरी न्यूज तो इट इज सर्विंग इन आइसोलेशन, नो। फिर तो मैं ही अपने आप को न्यूज बता देता हूं। मेरी न्यूज अगर लोगों तक पहुंचेगी नहीं, तो फिर तो वो इफेक्टिव न्यूज नहीं है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं लोगों तक पहुंचने के लिए मैं क्या बोल जा रहा हूं, वो मैटर करता है। और मुझे ऐसे लगता है कि हर दौर में, और खास तौर से जब प्रतिस्पर्धा आई, जब सैटेलाइट टेलीविजन न्यूज आया, और उस समय जब लोगों ने अटेंशन स्पैन को कैप्चर करने के लिए किसी भी हद तक जाने की ठानी, क्योंकि कंपेटिटिव एनवायरनमेंट था। अब कोई एक चैनल तो है नहीं कि लोग वो जैसा भी हो अब उसी को देखेंगे, ऐसा नहीं था। सैटेलाइट टेलीविजन में लेगेसी चैनल्स की बात करें, हम पर्टिकुलरली न्यूज़ चैनल्स की बात करें, कौन से आप ऐसे इश्यूज देखते हो जिसकी वजह से बहुत सारे जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं वहाँ से रिज़ाइन भी कर रहे हैं, या फिर किसी भी वजह से कर रहे हैं, लेकिन दे हैव देयर ओन डिजिटल आउटफिट्स? ऐसा क्या है वो वहाँ पर नहीं कह पाते हैं, और ऐसे क्या कारण है जो इस वजह से उनको अपने डिजिटल आउटफिट्स खोल कर वो खुश हैं और उनको चला रहे हैं, जबकि उनके पास एक पूरी मशीनरी है? अगर आप एक लेगेसी चैनल का पार्ट हैं तो आपको कोई रिसर्च टीम अपनी नहीं रखनी है, आपके कोई खर्चे नहीं है, आप जाते हैं, यू गेट अ वेरी गुड सैलरी, आप बैठे हैं एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग, राइट? तो क्यों फिर आप अपने डिजिटल आउटफिट्स, क्योंकि मैं भी ये पॉडकास्टिंग चैनल चला रही हूँ तो मुझे पता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन एन आउटफिट बाय योरसेल्फ, तो व्हाट मोटिवेट्स यू? एक वर्ड में मैं इसका जवाब दे सकता हूं, सेटिस्फैक्शन। मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, हम लोग बात कर रहे थे, देखिए जब तक मैं नौकरी करता था मैं 10 नौकरी बदल चुका हूं। अब ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये ऐसे अगर गिनाएं तो आमतौर पर लोग ये बोलेंगे इज फिकल माइंडेड, कहीं एक जगह टिक करके काम ही नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता, एंड आई वॉन्ट टू रिमेन अनसेटल्ड। मैं क्यों बेवजह कॉम्प्रोमाइज कर लूं एक सिचुएशन से? अगर मेरे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, अगर सपोज मेरे अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो हो रहा है ये और बेहतर हो सकता था, या ये जैसे मैं करना चाह रहा हूं
नोइंग फुली वेल एक जर्नलिस्ट की मर्यादा क्या होती है। जर्नलिज्म में जब आप कुछ बोलते हैं तो उन शब्दों के पीछे का जो तथ्यों का भार होता है उसको समझ करके, सोच करके बोलने की जो ताकत है, वो अगर आपको समझ में आ जाए, उसके बाद की जो एक्स्ट्रा मजबूरियां होती हैं वो फिर आपको संतोष नहीं देती, फिर वो आपको धीरे धीरे आपके पैशन को नौकरी में बदल देती है। एक्स्ट्रा मजबूरियां कौन सी होती है? एक्स्ट्रा मजबूरियां तमाम तरीके की होती है ना। वो व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर डू यू हैव टू फेस जब आप एक बड़े चैनल में काम करते हैं? तो कौन सी तरह के प्रेशर होते हैं? बिकॉज जैसे हमने बात की कि प्राइवेटाइजेशन जब से चैनल्स का हुआ, कॉर्पोरेटाइजेशन जब से हुआ, तो एक एक हमने बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव तरीका देखा न्यूज़ को प्रेजेंट करने का। बहुत सारे मीडिया के ऊपर एलिगेशंस भी आते हैं कि मैनिपुलेटिव है, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग है। अगर अगर एक डिटेल कोई रिपोर्ट है उसका उतना ही पार्ट दिखाते हैं जिससे एक पर्टिकुलर तरह का नैरेटिव सेट किया जाए। प्रोपेगेंडा ड्रिवन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हम सुनते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसा क्या है, या आप कैसे देखते हो इसको? ये तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बात कर दी। मेरा तो ये कहना है सेटिस्फैक्शन तमाम चीजों से आती है। सपोज मुझे ऐसे लगता है कि मुझे किसी टॉपिक पर कुछ बोलना है, मैं एंकर की भी बात नहीं कर रहा, एज अ रिपोर्टर मैं बाहर खड़ा हूं, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। एकदम से मैंने रिपोर्टिंग करनी शुरू की, कुछ बोलना शुरू किया, इतने में कोई और खबर हो गई और मुझे बोला जी अभी आपके पास वापस आते हैं, अब चलते हैं कहीं और। मैं तो अपनी बात ही नहीं कह पाया, मैं तो कोई चीज दिखा भी नहीं पाया। मुझे वो मजबूरी समझ में आ रही है। क्यों? बिकॉज शायद कुछ और हो गया है, कोई और नेता कुछ बोलने लगा तो मेरी बात कट गई, रह गई। अब जब वो दोबारा आएंगे तब वो बीत गई सो बात गई, फिर कुछ और नया हो जाएगा। तो ये एक यू आर नॉट यू रिमेन अनसेटल्ड कि ये तो मैं बोल ही नहीं पाया। बाकी मजबूरियों पर मैं अभी आऊंगा, लेकिन यहां से शुरू होता है डिससेटिस्फैक्शन, और उसको आप कुछ कर नहीं सकते। सी यू कांट ब्लेम एनीवन। न्यूज का नेचर ही यही है कि कुछ हो रहा है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि और क्या हो रहा है। मुझे भले ही ये लगे कि मैं जो स्टोरी कवर कर रहा हूं वो इस दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है, लेकिन जमाने को ये नहीं लगता ना। उस समय अगर कुछ और हो गया, तब अब जो मैं कवर कर रहा हूं ये, तो पहले तो बहुत ही इरिटेशन होता था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीज समझ में आने लगी कि ऐसे ही है। दिस इज हाउ द नेचर ऑफ द न्यूज इज। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। अब आते हैं आपके बाकी सारे सवाल पर। उम्र के साथ होता क्या है कि स्पेशली एट अ यंग एज, और ये मैंने अपने साथ तो लागू किया है और मैं गुजारिश करूंगा सारे यंग जर्नलिस्ट को कि जब वो उनके अंदर पत्रकारिता के आइडियाज अंकुरित हो ही रहे हों, तब बहुत ज्यादा ये आइडियोलॉजी वाला, विचारधारा वाला चोगा ना ओढ़ लें, बिकॉज इट इज वेरी लिमिटिंग। आप अलग अलग एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करने से अपने आप को रोक रहे हैं। जब आप ये बोल दें कि मैं इसमें विश्वास करता हूं, अरे अभी तुम दिन ही कितने हुए हैं यार तुम्हें? आर यू वाइज इनफ टू नो कि मैं क्या किस चीज में विश्वास करता हूं? उम्र के साथ वो विजडम आती है। क्यों? क्योंकि आप इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंफॉर्मेशन ओवर टाइम आपका नॉलेज बन जाएगी, एंड नॉलेज ओवर टाइम आपको वाइज बनाएगी, वो विजडम हो जाएगा। और विजडम डिक्टेट करता है कि फिर आपकी आइडियोलॉजी क्या हो। इसको लेकर के मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी, और उस चीज को पढ़ने के बाद लोगों को समझने का एक ब्रांड न्यू नजरिया मिला। इट्स कॉल्ड द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। राइट। डनिंग क्रूगर इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जब आपको किसी सब्जेक्ट पर ज्ञान सबसे कम हो, तब आपका उस सब्जेक्ट पे बोलने का कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो, सबसे ज्यादा होता है। उसको कहा जाता है माउंट स्टूपिड। आप तर्क संगत बात नहीं कर रहे हैं, आप कुतर्क कर रहे हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं। इसीलिए जब यंग लोग, जिनको शायद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज नहीं है, और वो बहुत पैशनेटली बोलते हैं आई बिलीव इन दिस। सो एसेंशियली प्लीज रियलाइज यंगस्टर्स, विद ऑल लव एंड रिस्पेक्ट टू यू, you are standing atop Mount Stupid and exuding this confidence. फिर धीरे 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 आपको नॉलेज जब आएगी सब्जेक्ट की, आपका कॉन्फिडेंस नीचे आएगा। जो हमने महसूस किया है इस प्रोफेशन में, मतलब ऐसे गला सूख जाता था कि यार आज इस सब्जेक्ट पर बोलना है, मैं बोल पाऊंगा? क्योंकि ये वाला मैटर तो मैं ढंग से समझता नहीं हूं।
कई बार ऐसा होता था कि अब लाइव करना है, ऑन एयर जाना है, कैसे बोलूं मैं इस सब्जेक्ट पर। तो ये वो मजबूरियां हैं जो अपनी खुद की हैं, और ये भी आपको अनसेटल करती हैं। इसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ये मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन धीरे 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 ओवर टाइम यू रियलाइज दैट यू डोंट हैव टू बीट योरसेल्फ अप फॉर दिस सिचुएशन। आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, आप उस ट्रेजेक्टरी में हैं, धीरे धीरे आप भी पहुंचेंगे वहां। पेशेंस का कोई तोड़ नहीं है। और अब यहां पर मैं आता हूं आपके सवाल पर कि और क्या मजबूरियां होती हैं, क्योंकि आपने जब मजबूरियों की बात की, सी यू लिस्टेड आउट द मोस्ट ऑब्वियस मजबूरियां, कि कॉर्पोरेट प्रेशर आ जाता है। बिल्कुल होता है भाई, जो आदमी पैसा लगा रहा है एक मीडिया संस्थान में, वो अपने हिसाब से चलाएगा ना। लाला को अपनी दुकान लाले के हिसाब से चलानी है। ही डजंट केयर अबाउट व्हाट यू थिंक, ही केयर्स अबाउट हिज इंटरेस्ट। अपनी नजरों में वो जस्टिफाइड है, मैंने पैसे लगाए हैं, इट्स माय बोट। यही तो आरोप लगता है ना बड़े बड़े चैनल्स पे, कि आपने अपना जर्नलिज्म को ब्लंट कर दिया। ब्लंट करने की मजबूरियां बहुत ऑब्वियसली दिखाई दे रही हैं। और यहां पर आई कम बैक टू दैट ओरिजिनल वर्ड, जो एक वर्ड में मैंने आपको सम अप किया था, कि क्यों बहुत सारे लोग इतने रिसोर्सेज के बावजूद बूटस्ट्रैप मोड में जाकर के काम करने को तैयार हैं, क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है। 5 रुपए का ही सही, ताजमहल मेरा होगा, बस। दैट इज व्हाट सम्स अप जर्नलिस्ट और एनीवन हु टेक्स दिस डिसीजन। तो आप सैटेलाइट टेलीविजन, लेगेसी मीडिया से निकलकर अब डिजिटल आउटफिट पर आ गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं। आप द रेड माइक चलाते हैं और भी बहुत सारे मैं नहीं, हम लोग 3 पार्टनर्स हैं, और तीनों सहयोगी अपना अपना जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इमोशनल कैपिटल, वो सारी चीजें एक साथ ला रहे हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल मिक्स ऑफ ग्रेट माइंड्स वर्किंग टुगेदर, जिसमें कोई भी एक पर्सनालिटी हावी नहीं है। और ये हम लोगों ने कॉन्शियसली ये फैसला लिया था कि द रेड माइक एक इंडिविजुअल के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगा। हम एक संस्थान बनाना चाहते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। जब आप एक ऐसा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज़ प्लेटफॉर्म, जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो फिर आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें किस तरह से बदल जाता है? जैसे आप पहले एक लेगेसी चैनल में काम करते थे और अब आप एक डिजिटल आउटफिट पर हैं जो कि आपका खुद का है, तो आपकी लैंग्वेज, आपकी मोडालिटी ऑफ वर्किंग कैसे बदल जाती है? अब आप क्या-क्या कर पाते हो जो आप पहले नहीं कर पाते थे? तो एक इससे पहले जो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, विच वाज एन एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग टेन्योर फॉर मी एज अ जर्नलिस्ट, वाज एनडीटीवी। उसके बाद फिर मैंने ये मैं फैसला आपसे एनडीटीवी के बारे में भी 1-2 सवाल पूछना एकदम चाहूंगी। पूछिए। एनडीटीवी में ऐसा क्या अलग था बाकी कंटेम्प्रेरी चैनल जो उनके कंपटीशन चैनल थे उनसे, कि वहां पर एक रवीश कुमार जैसे जर्नलिस्ट, राजदीप सरदेसाई, संकेत उपाध्याय, ये वहां से निकल कर आए जो एंटी गवर्नमेंट भी बात करते थे और करते हैं अभी भी अपने प्लेटफॉर्म्स पर, सिर्फ प्रो गवर्नमेंट नहीं है। एनडीटीवी ने आपको ऐसा क्या ग्राउंड फैसिलिटेट किया? सबसे पहली बात तो आपने इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मेरा नाम डाल दिया, तो मैं आपका आभारी हूँ। आपका नाम उसमें डेफिनेटली उस लिस्ट नहीं में नहीं नहीं, अब इन लोगों की श्रेणी में मैं अपने आप को नहीं पाता हूँ। लेकिन एनडीटीवी में ऐसा क्या था, अगेन दैट वन वर्ड, द सेटिस्फैक्शन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, द जर्नलिज्म दैट यू आर डूइंग। मुझे ऐसे लगता है कि प्रणय रॉय की, डॉक्टर रॉय की जो सोच थी बिहाइंड एनडीटीवी, वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती थी इन दीज जर्नलिस्ट। उस इंसान ने कभी बैठ करके हावी होने का प्रयास नहीं किया कि मैं ऐसे सोच रहा हूं, मेरी तरह ही सोचो। लेकिन जर्नलिज्म के जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, दिमाग का खुलापन है, वो उसका स्कोप उन्होंने वहां प्रोवाइड किया हुआ था। और किस डोर में हम सब बंधे हुए थे? डिसेंसी, मोरालिटी, लीगैलिटी और करेक्टनेस। इस डोर में हम बंधे हुए थे, विच मीन्स आप और मैं, तथ्य हमारे सामने हैं, ये प्रकरण हुआ है, उन फैक्ट्स पर हम और आप डिसएग्री नहीं कर सकते, वो एब्सोल्यूट हैं। लेकिन
उसमें आप अगर कोई ओपिनियन बना रहे हैं अपना उन तथ्यों को परसीव करके, और मैं अगर कोई और ओपिनियन बना रहा हूं उन तथ्यों को परसीव करके, इस बात की, इस डिफरेंस की आजादी थी। उस न्यूज रूम में खड़े होकर के मैं डिफर कर सकता था इन माय प्रोग्राम। मुझे बहुत फेमसली, मुझे अभी भी याद है, मैंने एक बार ये बोला कि ये जिस तरीके से स्टोरी अभी फलाने एंकर ने इस पर जो बोला है, मेरा इसमें एक अलग मत है। I was told by my bosses, by all means, what is the basis on which you are having this opinion? मैंने बताया ये, उन्होंने sure, go ahead and do it. That satisfaction कि मैं इस चीज में इस वजह से विश्वास कर रहा हूं, तो ndtv.com पे एक लेख लिख दो और ये तुम बोल दो। तो फिर क्या बदल गया? हाँ, तो फिर क्या बदल गया? क्योंकि जब रवीश कुमार जी ने एग्जिट किया तो भी एक बहुत बड़ी न्यूज बनी, राजदीप का जब एग्जिट हुआ एक बहुत बड़ी न्यूज बनी, तो आपका 2005 में हो तो करेक्ट, जब आपका एग्जिट भी हुआ तो भी एक न्यूज थी। तो फिर क्या बदल गया? जब एक राइट एनवायरनमेंट है, राइट फैसिलिटेशन है, विद टाइम क्या चेंज होता जा रहा है? क्या कंपटीशन ने टेक ओवर कर लिया है? इस सवाल के जवाब पर मैं अभी आऊंगा। इससे पहले का आपका एक सवाल था जो जिसका जवाब हम लोग नहीं दे पाए। आपने पूछा था द राइट एनवायरनमेंट, और अब में और पहले में क्या ऐसा चीज थी जो बदल गई, जो मैं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म में बोल पा रहा हूं। मैं बस उसमें एक थॉट कंप्लीट कर दूं एंड देन वील कम टू दिस। देखिए, भाषाई मर्यादा हम लोगों में एनडीटीवी में आप उल जलूल नहीं बोल सकते। दैट वाज अ स्ट्रिक्ट नो नो। ये मेरे पर्सनली, मैं जिस चीज में बिलीव करता हूं उससे मेल खाता है। तो इट वॉज अ मीटिंग ऑफ द माइंड्स। इस वजह से सेटिस्फैक्शन ज्यादा हुआ। याद है अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर आपकी संस्थान में जो आप सोचते हैं और आपकी संस्थान जो सोचती है अगर वो सेम हो तो फिर वो काम नहीं लगता, फिर वो यू आर बेसिकली इंजॉइंग योरसेल्फ। तो वो इंजॉयमेंट वाला फेज था। मैं आऊंगा उस बात पर कि क्या बदला। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में भाषा की मर्यादा को समझते हुए जर्नलिज्म के सारे यार्डस्टिक्स जो हम लोगों ने अपने लिए सेट किए हैं, जो हम जानते हैं आजादी से क्या बोलना है और आजादी की क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस डज नॉट मीन दैट हम कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए। अगर फैक्ट्स डिक्टेट कर रहे हैं कि ये बात गलत है तो हम उसको गलत को गलत बोलेंगे। अगर फैक्ट्स डिक्टेट कर रहे हैं कि वो बात सही है तो उसको सही को सही बोलेंगे। अगर कोई इंसान खड़े होकर के शरबत में जिहाद ढूंढ रहा है तो इट डजंट टेक अ जीनियस टू नो दैट दिस इज रॉन्ग। डू यू हैव एनी एविडेंस टू सपोर्ट कि शरबत से जिहाद हो रहा है? नहीं हो रहा है तो आप क्लियरली बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना, तो गलत को गलत बोलेंगे। तो ये वाली मर्यादा हमको है, पहले भी थी, और यही इंडिपेंडेंस हम अपने साथ लेकर के आए हैं। और जो मजबूरियां हैं हमारे ऊपर डिजिटल स्पेस में, वो हमारी खुद की थोपी हुई मजबूरियां हैं, और वो मजबूरियों को मजबूरियां नहीं समझना चाहिए, उनको मर्यादा समझना चाहिए। कि पत्रकारिता में मैं अपनी जबान किस तरीके की रखूं। आपको यूट्यूब में आज की डेट में जो इंडिपेंडेंट और ऑल्टरनेटिव मीडिया अपने आप को बताते हैं, आप जरा उनके थंबनेल्स देख लीजिए। टीवी को आप गाली देते हुए टीवी से भी 10 हाथ गंदी हरकत करेंगे तो क्या वो जस्टिफाइड होगा? मैं तो नहीं उसको सही मानता। तो ये मर्यादा हमने अपने लिए द रेड माइक में बांध रखी है, वो हम नहीं करेंगे। इवन एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब वो जो बल्क व्यूअर्स मिलते हैं ना, जो लोग तमाशे में आपको देख जाते हैं, नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई पुरानी बात। अब आपने मुझसे पूछा था कि क्या बदला जब ये, क्या बदला है? आप कह रहे हैं इतना अच्छा नर्चरिंग ग्राउंड था और डॉक्टर रॉय ने कुछ भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, और आपके जो एक थॉट लेवल पर, एक मोरालिटी लेवल पर, करेक्टेडनेस लेवल पर जो पैरामीटर्स होते हैं वही संस्था के भी थे, एनडीटीवी के भी थे। तो फिर जब ये एग्जिट हुए तो इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ आई, क्लैशेस भी हुए ना। मुझे याद है जब रवीश कुमार ने एग्जिट किया था एनडीटीवी से, तो इट वाज अ बिग न्यूज़ एट द टाइम। तो फिर क्या बदल गया था? देखिए, मैं इंडिविजुअल्स पर टिप्पणी करने में बहुत सकुचाता हूं, और उसका कारण ये है कि टू ईच हिज ओन। अगर कोई है जो टेलीविजन चैनल में बड़ा न्यूज़ एंकर, जो जिसको अहले ज़बान गोदी मीडिया कहा जाता है,
अगर वो कुछ बोल रहे हैं और वो तथ्यों के आधार पर अपने ओपिनियन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं और अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं और उनको देखने वाले देख रहे हैं, तो उनको वो मुबारक। मुझको मेरे सेटिस्फैक्शन से अगर कोई चीज अलग लगती है तो मैं वो बात बोलूंगा और मुझको मेरी ऑडियंस मुबारक। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। अब आते हैं एनडीटीवी में क्या बदला। देखिए, वी ऑल नो एक टेक ओवर हुआ। वो टेक ओवर एकदम से हुआ। हम लोग न्यूज रूम में ही थे जब एकदम से ये खबर आई। तब मन में एक ये जरूर था कि अब हमारे स्टाइल ऑफ वर्किंग में क्या बदलाव आ जाएगा। अब क्या हम बदल जाएंगे? अब क्या हम प्रो गवर्नमेंट हो जाएंगे? अब क्या एनडीटीवी भी गोदी मीडिया हो जाएगा? ये सब बड़े ऑब्वियस क्वेश्चंस होते हैं ना, जो न्यूज रूम में सब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। हमको ये बताया गया कि वो जो लक्ष्मण रेखा है, आपको याद होगा इंटरव्यूज आए थे कि वो लक्ष्मण रेखा जो मर्यादा की है वो कभी लांघी नहीं जाएगी। इस तरीके की बातें की गई। जब फाइनली टेक ओवर हुआ तब जिन शख्स का आपने नाम लिया, रवीश जी, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद मतलब आप ये समझिए कि देयर वाज अ बराज ऑफ इमोशनल आउटबर्स्ट अगेंस्ट ऑल दोज पीपल हु कंटिन्यूड टू स्टे इन एनडीटीवी। मतलब जितनी जिल्लत चाहने वालों से हमने, क्योंकि क्या है, ये बड़ी इमोशनली इन्वॉल्व ऑडियंस थी हमारी। तो अभी हमने जो एक रिसेंटली केस देखा रणवीर अलाहाबादिया वाला, आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत है, और उन्होंने भी अब अपना एक ओपिनियन शेयर किया, जो कि मैं भी नहीं मानती कि बहुत अच्छी बात थी, कहीं जाने लायक बात थी, पर जो भी उन्होंने कहा, बट जिस तरह से वो इतने क्रिटिसाइज हुए और इतना उनको एक तरह से टूल की तरह यूज़ किया गया फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स, कंप्लीटली लेफ्ट राइट सेंटर। आप देखो न्यूज़ में जिस तरह से सेम इकोसिस्टम जिसके वो गुण गाते थे, और जो जिस गवर्नमेंट के सारे मंत्री उनको जाकर अपने पॉडकास्ट दे रहे थे, इंटरव्यूज दे रहे थे, जो उन्हीं लेगेसी मीडिया चैनल्स पर नहीं आते जहां पे उनकी इतनी प्रो बात की जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ फैन नहीं बनना चाहिए। तो ये जो तो कौन किसके फैन बने? ये जो पॉडकास्टर थे, मिनिस्टर्स के फैन बने या मिनिस्टर सब एक दूसरे के फैन थे, बिग फैन। वो कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अब महसूस हो गया होगा रणवीर जी को। अगर तो डेमोक्रेसी नहीं होती और लोगों में अपना मत रखने की शक्ति नहीं होती, तो आज की डेट में बहुत सारे लोग ये बात नहीं बोल रहे होते कि रणवीर के साथ जो हुआ वो गलत था। हम लोग मानते हैं वो व्हाटएवर हिज बिलीफ सिस्टम इज, वो प्रो गवर्नमेंट है, एंटी गवर्नमेंट है, उसने बहुत गंदी बात बोली, नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको इस तरीके से हाउंड करें जैसे कि आप करें, इधर पुलिस खींच करके ले जा रही है, उधर खींच के ले जा रही है, जहां फंक्शन हुआ वहां पुलिस पहुंच जा रही है, नोटिस आप मदर के क्लिनिक पर पहुंच गई हैं, एग्जैक्टली घर के नीचे खड़े हैं। तो आप हाउंड कर रहे हो ना। हाँ, द पनिशमेंट शुड बी कमेंसुरेट टू द क्राइम। करेक्ट। यहां पर वो नहीं हुआ और बाद में समझ में आया क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 4 दिन के अंदर अंदर सरकार की तरफ से ये बातें आने लगी कि ये देखिए, दिस इज अ केस इन पॉइंट कि डिजिटल मीडिया रेगुलेशन होना चाहिए, वरना लोग उल जलूल बात करते हैं। अरे भाई, जब तुम अपने इतने करीबी, तुम्हारा लखते जिगर, तुम्हारा चश्मो चिराग, जिसको तुम इतना सेलिब्रेट करते थे, जब तुमने प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया भाई उसको, सोना कितना जरूरी है इस पर बात वो हो रहा था स्टेज पे, संवाद, और उसको एग्जाम्पल रख करके आपने अगर डिजिटल मीडिया रेगुलेशन की बात कर दी, तो ये तो आपने यू यूज्ड हिम एज एन एग्जाम्पल। वो तो एक बहाना है, असली मकसद कानून लाना है। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि रेगुलेशन ही नहीं होना चाहिए। वी कम बैक टू द ओल्ड पॉइंट दैट आई वाज मेकिंग। थंबनेल्स देखिए कुछ लोगों की डिजिटल में, क्या बोलते हैं भाई लोग, कुछ भी बोल दोगे, कुछ भी उल जलूल, इसके पसीने छूटे, इसके ये हुआ, हर रोज जो है वो मतलब एब्सोल्युटली फिल्थी कंटेंट। लेकिन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे रेगुलेट करेंगे? नहीं, वो नहीं हो सकता, वो सब इट्स अ पर्सनल थिंग। मैंने बोला ना, यू कांट हैंग पीपल फॉर हैविंग अ पुअर ओपिनियन। मैं जब ये कहता हूं रणवीर अलाहाबादिया, वो कुछ बोल गए, आज की डेट में इस देश के कानून में भाई पुलिस उनके पीछे गई ना, तो आज के कानून के हिसाब से गई,
दे वेंट आफ्टर हिम। इसका मतलब कानून में प्रावधान अभी हैं, फिर रेगुलेशन की क्या जरूरत है? करेक्ट, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज ये है, व्हेन आई से रेगुलेशन, आई डोंट मीन रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट, आई मीन सेल्फ रेगुलेशन। हाउएवर टेलीविजन में सेल्फ रेगुलेशन कितना बड़ा फ्लॉप है ये भी हमने देखा है, लेकिन फिर उसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प ये है कि सरकार आपकी माई बाप बन जाए। मैं तो नहीं मानता। तो क्या सरकार का नियंत्रण होना चाहिए इंटरनेट पर जो कंटेंट जा रहा है उस पर? नॉट इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रपोजिंग। किस Not in फॉर्म में this- होना चाहिए? भाई क्या किसी भी फॉर्म में सरकार का रेगुलेशन जायज है? नहीं, देखिए जैसे टेलीविजन चैनल्स हैं, टेलीविजन चैनल में आपको लाइसेंस लेना होता है सरकार से, तो सरकार का नियंत्रण तो वही हो गया। इट डिसाइड्स कि वो आप अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग लाइसेंस आपको दिया जाए या फिलहाल जो बेस ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन, दैट होल कॉन्वर्जेशन की ऐसा बिल पास कीजिए, ब्रॉडकास्ट बिल पास कीजिए, रेगुलेशन होना चाहिए इंटरनेट पे, दैट इज लैंग्वेज। हम लैंग्वेज की बात करें तो वो तो टेलीविजन पे बहुत कलरफुल है, तो मेरा ये कहना है ज्यादा ही कलरफुल है। ये कोई वजह नहीं है कोई कानून लाने की। इनफैक्ट मैं कोई ठोस वजह नहीं देखता हूं जिसमें आप डिजिटल मीडिया को इस तरीके से रेगुलेट करें। आपको रेगुलेट करना है, और अगर आपको ये लगता है कि कोई डेफेमेटरी बात कर रहा है, उसके लिए इस देश में डेफेमेशन का कानून है। आपको ये लगता है कि कोई नफरत फैला रहा है तो हेट स्पीच के खिलाफ कानून है, ठीक है। स्प्रेडिंग एनमिटी अमंग कम्युनिटीज, उसका एक कानून ऑलरेडी है। कोई अगर कोई ऐसी बात बोल रहा है विच इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, उसके लिए भी कानून है। सारे कानून जब हैं तो फिर आपको नए कानून की क्या जरूरत है? यहीं से वो शक पैदा होता है कि ये किया ही इसलिए जा रहा है ताकि आप उसको कंट्रोल कर सकें। बिकॉज इन 2024 लोकसभा इलेक्शंस डिजिटल मीडिया बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर बन गया, वो एक बहुत पावरफुल टूल बन गया। मतलब टेलीविजन चैनल से के बराबर, इनफैक्ट इवन बेटर ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट डिजिटल में मिलने लगा। तो इसकी क्रेविंग सब लोग जानते हैं कि सही क्या है, सब लोग जानते हैं, लेकिन वो सही चीज दरअसल इट ऑफन कम्स अक्रॉस एज बोरिंग। इस वजह से लोग वो फास्ट फूड टाइप कंटेंट की ओर जाते हैं। मेरा ये मानना है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आप मेरे जैसे लोगों पर कि हम सही बात को बोरिंग होने से बचाएं। बेरोजगारी के बारे में बात करने पर मुझे तमाम लोगों ने ये बोला कि क्या है यार तुम लोग बेरोजगारी बेरोजगारी करते रहते हो, क्या ये पहले नहीं होती थी? अब बेरोजगारी की तुम बात करो, कौन देखेगा? नोबडी इज इंटरेस्टेड, बोरिंग कंटेंट है। टीवी में इस तरीके की बातें होनी शुरू। एनडीटीवी में हम लोग बेरोजगारी सीरीज चलाते थे, बेरोजगारी से रिलेटेड स्टोरीज। वी ब्रॉट द सेम थिंग इन द रेड माइक ऑल्सो। पॉइंट इज, बेरोजगारी सब्जेक्ट बोरिंग नहीं है, आपको उसको समझने का नजरिया बोरिंग है। आज की डेट में तो बिल्कुल भी बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है बेरोजगारी। जिस तरह का हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, हाँ, और जितना हमारा यूथ है पढ़ा लिखा भी जो अनएम्प्लॉयड है, और जो स्किल का कंडीशन है इस कंट्री में, स्किल टीचिंग, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए, बट एक्चुअली वो स्किल कहाँ तक जा रहा है? एग्जैक्टली। और हमारा जो मैं लेबर देखती हूँ, जो लेबर कैटेगरी है, वो आज भी वही काम कर रहे हैं जो वो 50 साल पहले 40 साल पहले किया करते थे। गड्ढे खोदना, नाले साफ करना, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, वही सब काम कर रहे हैं। तो वो लेबर अपस्किल होकर क्यों मोबाइल के पार्ट्स असेंबल नहीं कर सकते? क्यों चिप्स नहीं डाल सकते? क्यों कुछ और कार की टेक्नोलॉजी में अब नहीं क्या आगे है, कर सकते? आप ये जो जितनी बात बोल रही हैं इस सब में आपने खासी रिसर्च की होगी, पढ़ा लिखा होगा, जानकारी बटोरी होगी, तब आप इस ओपिनियन पर आई हैं जो सही है। लेकिन अब अगर आप इस बारे में, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी ना, इसमें अपने आप को, योर स्किलिंग, योर अपस्किलिंग इज टू रीड अप ऑन दीज थिंग्स। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसको ये सारी चीजें, इट विल बी ग्रीक एंड रोमन, तो वो जल्दी से, ये आसानी से ये कॉन्वर्जेशन अट्रैक्ट नहीं करेगी लोगों को। एकदम से अट्रैक्ट क्या करती है? वहां उस किले में भूत है। इस वजह से बहुत सारे लोग वो आसान विकल्प ढूंढते हैं कि सस्ते में बढ़िया काम, खूब सारे व्यूज और ढेर सारी लोकप्रियता कैसे बटोर ली जाए। बस यही मॉडल है। पहले टीवी करता था, अब यूट्यूब पे हो रहा है। वो चीज हमेशा रहेगी। एंड being an eternal optimist, I must tell you that people like you and I are always lucky, because if you keep true to this path, there will always be a study in contrast. उनको करने दीजिए ना, 100%। आपके पास हमेशा एक
ऑल्टरनेट ऑडियंस का, और मेरा तो मैं एक बहुत स्ट्रांगली मेरा ओपिनियन है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इसको मानने वाले और इसमें विश्वास करने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि खराब चीज शोर ज्यादा मचाती है तो उसके बारे में चर्चा ज्यादा हो जाती है, सही चीज शांत ज्यादा रहती है तो उसको थोड़ा सा ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, बट यू फाइंड योर ट्राइब। और इसका एक क्लासिक उदाहरण है जो मैं कई बार बोलता हूं। सपोज एक पार्टी हो रही है, 100 लोग बैठे हैं, उसमें 2 लोग जो हैं वो आप देखिए, वो एक प्रो कांग्रेस हो गया, एक प्रो बीजेपी हो गया। अरे तुम्हारे ये 70 साल से कुछ नहीं किया, तुम्हारे वाले ने क्या कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, ये सब जोर जोर से बातें हो रही हैं। 98 लोग चुप हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ परसेप्शन ये 2 ही लोग क्लूड इन हैं समाज से, इन्हीं 2 ही लोगों को समाज की चिंता है। वो 98 लोगों ने आंख बंद की हुई है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से ये गलत धारणा है। This is a wrong assumption that silent majority cares far more than these loud mouths. और जब मौका मिलता है तो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो दिखाने से बिल्कुल पीछे नहीं दिखाते हटते। अभी जो कुणाल कामरा वाली जो कंट्रोवर्सी हुई, जो उनका केस हुआ, मैंने उनके कमेंट सेक्शन में देखा, आई थिंक अब तक 1 लाख से ज्यादा कमेंट्स हैं और इतने डोनेशंस उनको आए हैं। आज के ज़माने में जब हम देखते हैं लोग नेगेटिव कमेंट्स भर भर के करते हैं। और अभी हम रेगुलेशन बिल की भी बात कर रहे थे कि इंटरनेट पे चीज़ें रेगुलेट होनी चाहिए, तो फिर ये रेगुलेशन का भार सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स के कंधों पर क्यों हो? वो लोग कब रेगुलेट होंगे जो ऐसे कमेंट्स डालते हैं, जैसा आपने कहा डेरोगेटरी भाषा, महिलाओं के खिलाफ कुछ भी बोल देना, रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स, पता नहीं क्या क्या आता है। एक्शन होना चाहिए ना। तो मैं वही तो कह रही हूँ, तो अगर आप रेगुलेशन का कोई बिल लाना चाहते हैं तो आप तो पूरी जनता को सबको रेगुलेट करेंगे, सबको आप राइट? रेगुलेट तो करो। क्या आपके पास इतनी नहीं है, पुलिस मशीनरी नहीं है, है। इतनी Which is why, facilitate which is करेगी? where the fear is. मेरी अपार गुप्ता से बात हुई, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के और तमाम लोगों से, निखिल पाहवा हैं मीडिया नामा के, हम लोग तमाम प्रोग्राम्स इस पे कर चुके हैं और उन सब की चिंता यही है कि आप ले तो आएंगे, आपके पास इतना वेयर विद ऑल नहीं है, बट यू वांट टू आर्म योरसेल्फ विद लॉज टू देन अप्लाई इट सिलेक्टिवली। क्योंकि आप सबको, और आप यू कांट बिल्ड एन ऑर्वेलियन सोसाइटी। 1984 नहीं है ना, करेक्ट। तो वो नहीं हो सकता। और जितना आपने कोशिश की, जितने ज्यादा और कानून अगर आप करते रहे, तो वो ये जो साइलेंट मेजॉरिटी है, मुझे ऐसे लगता है कि वो उतना ही ज्यादा और थिएटर सीख करेंगे, वो और क्रिएटिव मीडियम सीख करेंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने का, एंड देन वन डे विल कम where all of it will, no formula will work. फिर ये साइलेंट मेजॉरिटी हावी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे हैं कि ये लॉ से अपने आप को आर्म तो कर रहे हैं कि आपने लॉ बना लिया और जो भी है, क्या आप उन चुनिंदा जो पॉपुलेशन का शायद 2% 3% कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, शायद उससे भी कम होंगे, राइट? और उसमें जो आपके बिल को फिट ना करे वो उससे भी कम होंगे। लेकिन अगर आप कमेंटेटर्स की लिस्ट देखें जो उस पर कमेंट्री करते हैं, कमेंट्स करते हैं उल्टे सीधे, वो तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, तो आप कैसे पकड़ेंगे एक एक? बहुत मुश्किल है। आप किस बिल की बात कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ एक चुनिंदा कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को पकड़ के उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं? Then again it is against, ये तो क्लियरली अगेंस्ट डेमोक्रेसी है ना। तो ये कहना है कि चलिए वो डिजिटल रेगुलेशन और वो सब तो अभी आया नहीं है। यूसी कुणाल कामरा पर हम लोगों ने बहुत एपिसोड किए, क्योंकि आपने इन सज्जन का नाम लिया, तो मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि कुणाल कामरा जो कुछ बोल रहे हैं वो सही हो। डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो सिट इन जजमेंट ओवर द क्वालिटी ऑफ हिज कंटेंट जनरेशन। नंबर 1, उसको जर्नलिस्ट की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। बाय हिज ओन एडमिशन ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, ही इज अ कॉमेडियन। वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है अपने एक्सप्रेशन में, अपने गाने में, अपने स्पूफ में, अपने सैटायर में। वो अच्छा सटायर कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आप और मैं बैठ करके जज कर सकते हैं। जैसे सम ऑफ हिज सटायर आई फील इज सब पार, मतलब वो बहुत मुझे सुन करके मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अरे वाह ये क्या जबरदस्त बोली, लेकिन उतना भी नहीं बोल रहा है। लेकिन एंड हियर इज माय सेकंड पार्ट, क्या उसके पास ये हक होना चाहिए कि वो बोले जो वो बोलना चाहता है? सपोज से फॉर इंस्टेंस, और मैं फिर ये चीज, अगर उसने गद्दार बोल दिया एक प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, ठीक है, इन हिज एक्सप्रेशन ही हैज
यूज दिस वर्ड विच आई विल नेवर यूज। मतलब मैं पेशे से एक पत्रकार हूं, इस तरीके के एडजेक्टिवाइजेशन से हम लोगों को बाय ट्रेनिंग सिखाया गया है बचना। क्या मेरे पास कोई तथ्य है? अब ये तथ्य लोग ये कह सकते हैं कि भाई उसने गद्दारी की कि वो शिवसेना तोड़ करके उधर चले गए इसलिए गद्दार, तो ये तथ्य है। तो फिर तथ्य तो ये भी है कि जब 2019 में बीजेपी के साथ शिवसेना लड़ करके एक अलायंस में थी तो उन्होंने वो अलायंस तोड़ करके भी गया। तो फिर why is 2019 not an act of गद्दारी and why is 2022 an act of गद्दारी? ये मेरे जर्नलिस्टिक फैकल्टीज है, बट एज अ कॉमेडियन ही इज फ्री टू यूज हिज एक्सप्रेस क्रिएटिव लिबर्टी। मेरा ये कहना है कि इस देश में तमाम कानून है। सपोज एकनाथ शिंदे को अगर ये चीज नहीं पसंद आ रही है कि उनको गद्दार बोल दिया गया है, तो एकनाथ शिंदे के पास डेफेमेशन के लॉज हैं, एकनाथ शिंदे के पास कानून के और प्रावधान हैं जिससे वो कुणाल कामरा से बोल सकते हैं कि मैं आहत हूं आपकी इस बात से, हाउ कुड यू हैव सेड दिस फॉर मी, and then you fight it out legally. There are legal provisions. These legal provisions are available to Kunal also. कल को अगर उसको कोई इस तरीके की बात बोल देता है जो उसके लिए ठीक नहीं है या उसको खराब लगता है, he can exercise these same laws. But to destroy that campus, गुंडे भेज करके लाइट तोड़ देना, सब कुछ तोड़ देना, उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में तोड़ देना, पुलिस की मौजूदगी में नारेबाजी करना, फोन करके उसको धमकाना, और पुलिस टर्निंग अ कंप्लीट ब्लाइंड आई टू ऑल दिस मैडनेस बट चेजिंग हिम फॉर सेइंग दिस वर्ड, ये सिलेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द लॉ है। और यहां मेरी जर्नलिस्टिक फैकल्टी मुझसे कहती है कि ये गलत है। अब ये लोकप्रिय हो या ना हो, क्योंकि ये सही नहीं है, हम बोलेंगे। ये दिस इज द डिफरेंस। मतलब और मुझे ऐसा मानना है कि इस तरीके के ओपिनियन को समझने वाले इन दिस क्रेजी पोलराइज्ड वर्ल्ड, इन नुआंसेस को समझने वाली ऑडियंस भी है, वो सुनेगी आपको। धीरे धीरे आप उन तक पहुंचेंगे क्योंकि ये मैसेज थोड़ा सा स्लोली जाता है। कोई बेवकूफाना बात बोल दो शरबत जिहाद टाइप का तो वो ट्रेवल्स फास्टर, लेकिन तमीज की सलीके की बात अगर आप बोलें, क्रिएटिवली बोलें, वो धीरे धीरे ट्रेवल करती है। लेकिन आज की डेट में संकेत, आप इतने सालों से जर्नलिज्म कर रहे हो, इंडिया की एवरेज ऑडियंस का आईक्यू क्या है, या फिर जो है मीडिया हाउसेस समझते हैं, क्या आईक्यू समझते हैं इंडिया की ऑडियंस का? क्योंकि शरबत जिहाद अभी 2 दिन पहले एक नई टर्म कॉइन हो गई जो बाबा रामदेव ने हमदर्द के रूअफ़ज़ा के लिए बोलना शुरू कर दिया। नाम नहीं लिया, बट इट इज ऑब्वियस, राइट? इन्फ्रेंस वाज जब उन्होंने बोला कि ये तो मदर से बनाएंगे और ये बनाएं, तो दैट इज ऑब्वियसली अ रेफरेंस टू हमदर्द, राइट? तो वो क्लियर होता है। तो ये सिर्फ यहां तक नहीं रुकता है, वो रेफरेंस हमदर्द के लिए है, ये लड़ाई इससे कहीं और आगे। अब सबसे पहली बात तो रामदेव ने हिंदू मुसलमान किया, ही यूज्ड कम्युनल हेट्रेड फॉर हिज बिजनेस गेन। करेक्ट, ये गलत है, गलत नंबर 1। दूसरी चीज, रामदेव इज पिटिंग यूनानी अगेंस्ट आयुर्वेद। हमदर्द इज अ यूनानी की 1906 में बनी थी, ये आयुर्वेद के प्रोपोनेंट हैं। तो ये यूनानी वर्सेस। तीसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि हमदर्द इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और रामदेव अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी नॉट फॉर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। 2018 में इसकी उन्होंने घोषणा भी की थी। तो ये ही इज पिचिंग फॉर द सेम स्पेस, इसलिए ये कंपैरिजंस आ रहे हैं, और उसके लिए वो सारी चीजें बोलने को तैयार हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये वो इंसान है जिन्होंने डॉक्टर्स को बेइज्जत किया। कहते हैं कोविड में आप याद कीजिए, डॉक्टर टर टर टर, फिर माफी कितनी मांगी। ये तो अपने आप को ही नहीं बचा पाए, कितने डॉक्टर मर गए। फिर एक वो कोरोनिल कैप्सूल लेकर के आए जिसको उन्होंने कोरोना का इलाज बता दिया। सरकार के मंत्रियों को स्टेज पर रख करके वो उसको कि WHO प्रमाणित, और आयुष मंत्रालय वगैरह सबने उसको प्रमोट किया। मैंने आयुष मंत्रालय का नोट पढ़ा और उसमें पता है क्या निकला? ये कह रहे थे कि नाउ वी हैव गॉट सर्टिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। हाँ। और जब नोट देखा WHO का और आयुष मंत्रालय का, उसमें लिखा हुआ था दैट वी अप्रूव दिस एज अ सप्लीमेंट्री मेडिसिन। सप्लीमेंट्री मेडिसिन का मतलब क्या होता है? कि ये ओरिजिनल उपचार नहीं है,
ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप बाकी अपनी दवाई खाएं जो आपको बीमारी वगैरह है, और उसके साथ अपना विटामिन डी सी सही करने के लिए आप वो सप्लीमेंट्स खाएं। तो दिस वाज सप्लीमेंट्री, नॉट द मेन कोर्स। तो वही बात हो गई ना कि मेरी थाली में पूरा खाना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह सब कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ प्याज खाता रहूं क्योंकि ये जो है इसमें रफेज है। अरे मेरे शरीर को रफेज चाहिए, लेकिन मेरे शरीर को मेन खाना भी चाहिए। तो ही ट्राइड टू प्रोजेक्ट हिज मेडिसिन एज द मेन मेडिसिन। और ये मामला जब अदालत में गया तो क्या फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से कि माफी मांगो। छोटी सी माफी नहीं, जितने बड़े बड़े एड छापे थे उतनी बड़ी बड़ी माफी मांगो। और उसके बावजूद ये इंसान इस तरीके की बात और ये बार बार ऐसा कर रहे हैं। कितने पैसे देते हैं ये न्यूज चैनल्स को, मीडिया आउटफिट्स को, जो इनकी एड्स इतनी ज्यादा सारे करते हैं? चैनल्स पर आप देखिए, मतलब मैं तो आई स्टैंड, आई एम एट द रिस्क ऑफ रिसीविंग अ डेफेमेशन फ्रॉम हिम। इतना मैं बोल रहा हूं, लेकिन जो सही है वो सही है भाई। आप चैनल्स पे देखिए ना, इनके टूथपेस्ट, इनके क्रीम, इनके पाउडर, सबके सारी बुलेटिन्स में सब जगह स्पॉन्सरशिप होती है। बाकी लोग जो हैं वो अलग अलग फॉर्मेट्स में अपने आप को पिच करने की कोशिश करते हैं। देयर ऑल द सेम। तो अगर आज के टाइम में एक यूथ को पॉलिटिकली और इन्फॉर्म्ड होना है तो किस तरह के रिसोर्सेज पे जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए कि इस मिस इन्फॉर्मेशन, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, प्रोपेगेंडा ड्रिवन स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग के जमाने में यू आर एक्चुअली एबल टू फॉर्म अ वैलिड ओपिनियन? पहले विचारधारा की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आऊंगा ओपिनियन फॉर्मेशन। विचारधारा का ये होता है, सी इट नेवर हर्ट्स टू नो कॉन्सेप्ट्स। जैसे मेरे बच्चे हैं, अब वो उनको दे आर लर्निंग ऑल टाइप्स ऑफ इजम्स, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, वो क्या होता है, पेट्रियोटिज्म, सब सारी चीजें क्या होती हैं, उनकी डिक्शनरी डेफिनेशन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उसके वो वीडियोस भी देख रहे हैं, अखबार में भी पढ़ रहे हैं, बुक्स में भी पढ़ रहे हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी थ्योरेटिकल कि अच्छा ये हैं इजम्स। उसके बाद आप इन अंडरस्टैंडिंग को लेकर के जो लोग इनके नाम पर जो बात बोल रहे हैं वो आप देखेंगे, क्योंकि आपको थ्योरेटिकल मालूम है तो उसके नाम पर जो हो रहा है तो फिर आपको भेद करना आएगा कि ये लोग जो कर रहे हैं क्या ये वही है जो डिक्शनरी मीनिंग थी, नहीं है। यानी कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकलिटी से मेट किया टू फॉर्म नॉलेज, और उसके बाद ओवर द इयर्स जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तब आप वाइज इनफ हो जाएंगे ये जानने के लिए कि दो ही विचारधारा होती है। People talk in the same language when they come to power and they talk in a different language when they are in the opposition. एक मुद्दा ले लो, वो थीम एकदम सेम होगी, मतलब सब लोगों की थीम सेम होगी। मैं जो देख रही हूँ ये जितने न्यूज चैनल्स हैं इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेज है अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाने के लिए कि ये न्यूज चैनल की ये आइडेंटिटी है और सब कुछ इसी आइडेंटिटी के हिसाब से अब डिसाइड होगा और उस न्यूज चैनल पे प्ले आउट होगा। मैं उसको बुरा नहीं मानता, अखबारों की भी आइडेंटिटी हुआ करती थी, लेकिन मेरा ये कहना है दैट आइडेंटिटी हैज टू बी फॉर द पब्लिक, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट आल्सो। जैसे आजादी के टाइम पर आप ये कहें कि न्यूज़पेपर्स में कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए था, तो आप ये कहना चाहती हैं कि न्यूज़पेपर्स को ब्रिटिश साइड भी रखनी चाहिए थी। I mean, should this be any Indian's case that we should listen to the British version also? अभी 13 अप्रैल आने वाला है, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसमें हम ब्रिटिश वर्जन सुनेंगे? इट वॉज एन एक्ट ऑफ टेरर। आतंकवाद करके वो गए एंड दे वर ट्राइंग टू जस्टिफाई इट इन देयर कोर्ट्स एंड दे वर एबल टू जस्टिफाई ऑल्सो, हैड इट नॉट बीन फॉर पीपल लाइक सी शंकरन नायर, जिन पर अभी एक फिल्म भी आने वाली है बहुत रिसेंटली अक्षय कुमार की, केसरी 2। तो वो उन लोग नहीं होते तो ये तो कभी दुनिया के सामने आता ही नहीं, दबा ले जाते। तो ये जो होता है ना कि इनका वर्जन उनका वर्जन नहीं, हैव एन ओपिनियन, ओपिनियन आप रखिए, और अगर सपोज कोई फुहड़ सा कोई वर्जन दे रहा है देन कॉल इट आउट ऑल्सो, से व्हाट इज राइट नॉट व्हाट इज पॉपुलर। अगर सही बात लोकप्रिय हो जाए तो कोई गम नहीं, वो मंजूर है, लेकिन सिर्फ लोकप्रियता अगर आप चेज करेंगे तो वो सही नहीं होगा। मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि सेंसेशनलिज्म वर्सेस ट्रूथ को जर्नलिज्म में कैसे देखते हैं? ऐसे ही देखते हैं। व्हाट्स इंपॉर्टेंट? अब
अब ये तो should you even ask? Of course I हाँ, should ask हाँ. because I see sensational only getting, अगर मैं परसेंटेज में डिवाइड करूं कि किसको कितनी सक्सेस है, तो सेंसेशनलिज्म का सक्सेस तो बहुत ऊपर दिख रहा है और ट्रूथ तो कहीं ढूंढ रहा है, अपनी स्पेस बनाने की ऐसा कोशिश है, कर रहा है. मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अगेन टू ईच हिज ओन. वी आर भर भर के बिग बॉस, वी आर अ नेशन ऑफ बिग बॉस वॉचर्स. तमाशा पसंद समाज, ठीक है ना. सड़क पे एक्सीडेंट हो जाएगा तो जाम लग जाएगा, इसलिए नहीं कि मदद करनी है, इसलिए कि गाड़ी धीमे करके देखें क्या हुआ, वीडियो बना लें. तो उसी तरीके से ऑडियंस न्यूज में भी ढूंढती है तमाशा, इसीलिए न्यूज एंटरटेनमेंट हो गई. एक मेरे, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक मेरे बहुत फेमस एडिटर थे, बहुत ही फेमस, आप अत्यंत किस्सा बताइए, समझ जाएंगे. अत्यंत फेमस, कुछ ही एडिटर्स हैं क्योंकि अत्यंत फेमस, बहुत लोकप्रिय, उन्होंने बहुत लोकप्रियता बटोर ली. और इस अत्यंत लोकप्रिय एडिटर इन चीफ ने एक बार न्यूज रूम में खड़े होकर के ये बोला, माय कंपटीशन इज नॉट अदर चैनल्स, माय कंपटीशन एट 9 o'clock इज कपिल शर्मा. ओके, सी यू, आई एम गोइंग फॉर माय परफॉर्मेंस. वो परफॉर्मेंस देते थे 9 बजे, देखते हैं. अब तो मुझे लग रहा है 9 बजे नहीं, काफी टाइम स्लॉट्स हैं उनके पास जब वो परफॉर्मेंस देते हैं. हाँ, तो वो क्या है कि then there was an army of minions which was created. अब तो उनका अपना I'm saying आउटफिट है. this, हाँ, I'm sorry I'm saying this for my own कम्युनिटी. but वो उनके minions create हो गए. जैसा आपने शुरुआत भी की, आपने कहा था कि जो जर्नलिज्म है वो भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है. तो आप एक जर्नलिस्ट से हटकर एक परफॉर्मर और एक आर्टिस्ट कब बन जाते हैं, क्या पता ही नहीं चलता उस ट्रांजिशन का? क्या ये वेल थॉट ऑफ होता है? Can I tell you something? देखिए, हाँ. ऐसा है, परफॉर्म तो आप करेंगे, लेकिन आप क्या परफॉर्म करेंगे और किस तरीके से करेंगे कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर दें कि ये जो मैं बोल रहा हूं या ये जो मैं एक्ट कर रहा हूं, दिस इज टू फर्दर माय क्रिएटिव परसूट इन कम्युनिकेटिंग माय थॉट. इसीलिए मैंने बोला ना कि ये व्हाई दीज पीपल गेट अवे, क्योंकि फूहड़ सोच और फूहड़ ओपिनियन एक गुनाह नहीं है. इट इज नॉट अ क्राइम टू, जब तक आप पावर के अगेंस्ट नहीं हो. हाँ, गुनाह तो है, अगर हाँ, अगर आप पावर के अगेंस्ट वाली हाँ, कैटेगरी से बोल रहे हो तो सब कुछ गुनाह है. करेक्ट. तो गलत तरीके से पानी पीना, गलत जगह पर खड़े हो जाना, कुछ भी गुनाह है. तो वो तो खैर आज का जो माहौल है, वी कैन नॉट से अबाउट दैट. लेकिन अपनी तरफ से धीरे धीरे करके हम सबको प्रयास करते रहना है. इट इज इन द नेचर ऑफ दोज इन पावर टू नॉट लिसन टू व्हाट इज इनकन्वीनियंट टू द ईयर्स. सुनने में अटपटा लगता है ना, आलोचना अच्छी नहीं लगती. कहने को सब बोलेंगे कि मैं आलोचना पसंद इंसान हूं, निंदक नीरे राखिए. आप बोल के देखिए, जॉर्ज ऑरवेल का फेमस कोट है, जर्नलिज्म इज प्रिंटिंग व्हाट नोबडी एल्स वांट्स प्रिंटेड, एवरीथिंग एल्स इज पीआर. अब ये थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली अगर आप इसको उतारने लगें तो इसमें पिटफॉल्स हैं, और इसी सब के बीच में आपको जीवित भी रहना है. इसके साथ संकेत, नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, हमने बहुत सारी बातें की और आपने खुल के अपने विचार रखे अबाउट द स्पेस ऑफ जर्नलिज्म. और बेसिकली जर्नलिज्म से जो मैं बताना चाहती थी, ओपिनियन, थॉट्स, क्लैश ऑफ ओपिनियंस, इस सब के बारे में वी हैव set a good foreground for the audience to make up their mind and all of that. अब एंड तक आते आते जो एक सवाल मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ वो है उनकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. तो आपने बहुत अच्छी बड़ी सैलरी भी ड्रॉ की है मीडिया हाउसेस में, बहुत सारे बड़े बड़े भी नहीं थी, नहीं, आई एम श्योर और आपने बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, सबके साथ स्टेज शेयर किया है, नाम शेयर किया है, आई एम श्योर फ्रेंडशिप भी होगी, बहुत कुछ देखा है लाइफ में, कम अ फुल सर्कल एंड नाउ टू रनिंग योर ओन कंपनी, योर ओन डिजिटल आउटफिट. आप सक्सेस को कैसे देखते हैं? क्या स्तंभ या पैरामीटर्स होने चाहिए सक्सेस के? व्हेन यू हैव सक्सेस का जो सबसे बड़ा मेरी नज़र में पैमाना है वो है
एस से ही शुरू होने वाला एक और शब्द, सेटिस्फैक्शन. आर यू सेटिस्फाइड विद वॉट यू आर डूइंग? इफ यू आर नॉट, देन यू आर नॉट सक्सेसफुल. लोग बोलते हैं ना कि पैसे में ही सब कुछ नहीं रखा है. भाई ठीक है, पैसे में सब कुछ नहीं रखा है, लेकिन पैसा भी होना चाहिए. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देन यू कैन फंड योर ड्रीम्स. सपोज अगर आपको कुछ भी करना है, जैसे अभी नया शौक चढ़ा है मुझको, मैं अपनी बालकनी को बहुत अच्छे से आबाद कर रहा हूं पौधों से. रोज हमारे माली साहब से मेरी बातचीत होती है कि देखो ये वाले का 2 पत्ता गिर गया, तुमने मुझे गंदा प्लांट दे दिया, आओ इसको दोबारा कितना पानी दूं. फिर देन आई लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्यादा पानी भी नहीं देना होता. कम मतलब बहुत ज्यादा पानी दे देना कोई अच्छे पौधे की ग्रोथ की निशानी नहीं है. इनफैक्ट दैट ऑल्सो किल्स द प्लांट. जैसे कि ज्यादा खाना खा लेना, माएँ खिलाती है ना बच्चों को, हाँ, ज्यादा खाओ, और खाओ ज्यादा और खाओ, आप नुकसान कर वो रहे हैं. नुकसान कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें शेप करती हैं मेरे आइडिया ऑफ सक्सेस को. घर में समय बिताना बच्चों के साथ, ये शेप करता है डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. अपने आप से टू बी एट पीस विद योर सेल्फ is a huge parameter for considering yourself successful. Living a healthy life, exercising is a huge point of proving yourself to be successful. But to say कि ये अगर हो तभी सक्सेस है, नहीं बॉस. When you are in your 20 something, जब मैं था, to be restless, मुझे पहुंचना है, कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे एक कंपनी में सैलरी चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे अब ये गाड़ी अपग्रेड करनी है, मुझे अब एक घर बनाना है, मॉम एंड डैड को ये ला करके देना है, तनख्वाह का इतना हिस्सा उनको दे देना है, ऐसे करना है. ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ सक्सेस. सक्सेस एंड इट्स डेफिनेशन इज ऑल्सो, इट फॉलोज एन एवोल्यूशनरी कर्व. जब आप वो सारी चीजें कर लेते हैं तो उसके बाद फिर देन यू आर एट पीस विद योरसेल्फ, एंड दैट इज द मतलब वो अल्टीमेट फेज होती है सक्सेस की. मैं कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे वहां पहुंचने की. और एक जो सबसे बड़ी लर्निंग है मेरे लिए विद माय इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तमाम लोग पूछते हैं कि द रेड माइक आप कैसे कर रहे हैं, हम लोग जितने पार्टनर्स हैं सब वो रेस्टलेसनेस अपने अंदर शो करिए, आप नहीं कर रहे हैं, बाकी चैनल पे देखो कैसे लोग लगे हुए हैं, और ये और वो उनका तरीका है लगे रहने का. मेहनत आप थोड़ी तय करेंगे कि मैं कैसे करता हूं, मुझे मालूम है मुझे कैसे करना है. व्हेन विल आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी सक्सेसफुल? शॉर्ट टर्म गेन्स ये हो सकते हैं कि इतने मिलियन सब्सक्राइबर, ये मिलियन, वो रेवेन्यू, ये टारगेट, वो सब, ये सब क्या है, ये दिस इज वन पार्ट ऑफ कंसिडरिंग योर सेल्फ सक्सेसफुल. For me personally, it is important to take that one step every day. रोज एक कदम चलिए, चलते रहिए रोज रोज एक कदम, फिर किसी एक दिन मुड़ करके पीछे देखिएगा कि कितने मील पार कराए, और तब आपको पता चलेगा कि आई एम दिस मच सक्सेसफुल. इतनी जर्नी मैंने पूरी की. ये है frankly अभी भी, even when I am talking to you about the definition of success, I very strongly feel that even now it is work in progress. It is work in progress. It is an evolution. मुझे लगता है जब तक हमारी सक्सेस की डेफिनेशन समय के साथ साथ इवॉल्व ना होती रहे, इसका मतलब आपका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, आपका माइंडसेट ओपन माइंडसेट नहीं है, क्योंकि आप लिमिटेड हो कि ये मतलब सक्सेस, ये मतलब सक्सेस, ये मतलब सक्सेस. उन लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए जो ये कहते हैं कि मुझे खूब पैसा कमाना है. जरूरी है वो, लेकिन कमा के करोगे क्या, उसके बारे में सोचिए. इल्म होना वो भी सक्सेस है. करेक्ट. सो दैट वाज अ फैबुलस पर्सपेक्टिव. थैंक यू संकेत, इतनी सारी बातें करने के लिए, फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट. इट वाज सच अ प्लेजर टू होस्ट यू. थैंक यू. नमस्ते. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज पॉडकास्ट. अगर आज की इस कॉन्वर्जेशन ने आपको इंस्पायर किया है, आपके थॉट्स को इग्नाइट किया है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर कीजिएगा. इस कॉन्वर्जेशन को शेयर कीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर, ताकि बाकी लोग भी अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को समझने की वैल्यू करने लगें.
एंड अगर आपको हमारी द जर्नी विद इन की कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीक हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। जितने ज़्यादा आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, अपना सपोर्ट देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतने ही बेहतर गेस्ट हम आपके लिए हफ्ते दर हफ्ते यहाँ द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पर लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। नमस्ते।